जब मिलीसेकंड्स का फर्क ये तय करे कि एक ऑटोनोमस कार समय पर रुकेगी या क्रैश हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि क्लाउड बहुत दूर है। मेरा नाम कबीर आनंद है। सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 32 है और आज हम एज कंप्यूटिंग के बेसिक्स को इस तरह समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज की तैयारी करने में मदद करेगा। इन ट्रेड ऑफ्स में महारत हासिल करने से आप ये समझा पाएंगे कि एआई इन्फ्रेंस या हाई स्पीड गेमिंग जैसे लेटेंसी सेंसिटिव वर्कलोड्स के लिए हमें मिडिल माइल को बाईपास करने और लॉजिक को यूजर के करीब ले जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस लेसन की शुरुआत हम लेटेंसी वॉल की गहराई में जाकर करेंगे, जहां हम देखेंगे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे हाई प्रेशर सिस्टम्स किसी दूर के डेटा सेंटर तक राउंड ट्रिप का इंतजार क्यों नहीं कर सकते। हम कंप्यूट की जर्नी को 4 मेन स्टेजेस के जरिए समझेंगे: डिवाइस, एज नोड्स, रीजनल सेंटर्स और कोर क्लाउड, ताकि ये देख सकें कि हर हॉप का परफॉर्मेंस और रिसोर्स की उपलब्धता पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम 3 प्राइमरी यूज केसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, जिनमें रियल टाइम गेमिंग, आईओटी और एआई इन्फरेंस शामिल है, जिससे आप देख पाएंगे कि लोकल प्रोसेसिंग इन सिस्टम्स को कैसे सेफ और रिस्पॉन्सिव रखती है। अब एज पर क्या मूव करना है, ये इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी एज लॉजिक और हैवी ड्यूटी क्लाउड प्रोसेसिंग के बीच तुलना करेंगे। हम क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स और AWS वेवलेंथ जैसे रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे, ताकि समझ सकें कि ये एब्स्ट्रैक्शंस असल में काम कैसे करते हैं। आखिर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट और डीबगिंग से जुड़ी इंजीनियरिंग मुश्किलों पर बात करेंगे और फिर आपके अगले डिजाइन के लिए एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी पर पहुंचेंगे। इस लेसन के खत्म होने तक आप समझ जाएंगे कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बिना वजह बढ़ाए एज प्लेसमेंट को कैसे जस्टिफाई करना है। अब इसे एक असली इंजीनियरिंग सिचुएशन के जरिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े शहर के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। आपके पास चौराहों पर हजारों कैमरे और सेंसर्स लगे हैं जो हाई रेजोल्यूशन वीडियो और लाइडा डेटा कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप उस रॉ डेटा की एक एक बिट को प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड क्लाउड पर स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे, तो आप तुरंत दो बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगे। पहली बात तो ये कि बैंडविड्थ की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि उस डेटा को अपलोड करने, प्रोसेस करने और फिर सिग्नल वापस भेजने में जो टाइम लगेगा ताकि लाइट बदल सके और कोई एक्सीडेंट ना हो, वो बहुत ज्यादा होगा। इस प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट में डेटा का स्केल और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत एक ऐसा हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट बना देती है जहां ट्रेडिशनल क्लाउड आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। यहां आपको लोकलाइज प्रोसेसिंग नोड्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा, जो मिली सेकेंड्स में फैसले ले सके। अगर सिस्टम किसी दूर बैठे सर्वर पर डिपेंड करता है और नेटवर्क लिंक में जरा भी जिटर आता है या कनेक्शन ड्रॉप होता है, तो उसका नतीजा सिर्फ एक घूमता हुआ लोडिंग आइकन नहीं होगा, बल्कि ये पूरे शहर की सेफ्टी और ट्रैफिक फ्लो का एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा। जब हम नेटवर्क एज की तरफ शिफ्ट होने की बात करते हैं, तो असल में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि सिस्टम का दिमाग कहाँ होना चाहिए। सालों तक क्लाउड ही हर चीज का डेस्टिनेशन रहा, क्योंकि वहां मैसिव स्केलेबिलिटी और आसान मैनेजमेंट मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हम अल्ट्रा लो लेटेंसी वाली एप्लीकेशंस बना रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि नेटवर्क का सेंटर अब एक बॉटलनेक बनता जा रहा है। एज पर जाने का मतलब है कि कंप्यूटेशन रिसोर्सेज को उस जगह के जितना हो सके उतना करीब रखना जहां डेटा असल में जनरेट हो रहा है। ये मैकेनिज्म पब्लिक इंटरनेट के उस लंबे और अनप्रिडिक्टेबल रास्ते को बाईपास कर देता है। अगर आप सब कुछ सेंट्रलाइज्ड रखेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस यूजर और डेटा सेंटर के बीच आने वाले हर राउटर और स्विच के भरोसे रहेगी। एज पर शिफ्ट होकर आप लेटेंसी बजट पर अपना कंट्रोल वापस पा लेते हैं। किसी इंटरव्यू में आप इसे ऐसे समझाएंगे कि ये हब एंड स्पोक मॉडल से एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेश की तरफ बढ़ना है, जहां एज नोड इमीडिएट और टाइम सेंसिटिव लॉजिक को हैंडल करता है, जबकि कोर क्लाउड पूरे सिस्टम के लॉन्ग टर्म स्टोरेज और हैवी ड्यूटी एनालिटिक्स पर फोकस करता है। चलिए देखते हैं कि हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सेटअप्स पूरी तरह से बेकार क्यों हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑटोनोमस व्हीकल के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उस स्पीड पर कार हर सेकंड लगभग 100 फीट की दूरी तय करती है। अब अगर वो गाड़ी किसी रुकावट को डिटेक्ट करती है और उसे ये फैसला लेना है कि ब्रेक लगाना है या नहीं, तो उस डेटा को सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर भेजना और रिस्पॉन्स का इंतजार करना बहुत समय ले लेता है। यहां तक कि 200 मिलीसेकंड का एक नॉर्मल राउंड ट्रिप भी एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर बन जाता है, क्योंकि उस छोटे से टाइम विंडो में कार पहले ही 20 फीट आगे निकल चुकी होती है। हमें ऐसा ही प्रेशर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में भी देखने को मिलता है, जहां 1 मिलीसेकंड की देरी का मतलब है करोड़ों का नुकसान। इन सिनेरियोज में दूर के सर्वर्स पर भरोसा करने का नतीजा सिर्फ एक स्लो यूआई नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन का पूरी तरह से ठप हो जाना है। आप असल में स्पीड ऑफ लाइट से लड़ रहे हैं। अगर प्रोसेसिंग लोकली या किसी बहुत पास के एज नोड पर नहीं होती है, तो एप्लीकेशन की सेफ्टी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना नामुमकिन है, जिससे फिजिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या आप मार्केट से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। लेटेंसी वॉल एक ऐसी फंडामेंटल रुकावट है जो सीधे फाइबर ऑप्टिक्स की फिजिक्स और नेटवर्क राउटिंग से जुड़ी है। भले ही आपका कोड कितना भी ऑप्टिमाइज्ड क्यों ना हो, डिस्टेंस का मतलब डिले ही होता है।
आपको उस फिजिकल डिस्टेंस का हिसाब रखना पड़ता है जिससे सिग्नल तय करते हैं। साथ ही हैंडशेक्स का ओवरहेड और मिडिल माइल का कंजेशन भी इसमें जुड़ जाता है। आजकल की कई मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए 50 मिलीसेकंड के थ्रेशोल्ड के अंदर रहना ही असली गोल होता है। लेकिन जैसे ही आपका डेटा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करता है, आप समझ लीजिए कि आप इस दीवार से टकरा चुके हैं। एक रिमोट सर्जरी सिस्टम के बारे में सोचिए, जहां एक सर्जन दूसरे शहर से रोबोटिक काम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर सर्जन के हाथ हिलाने और रोबोट के एक्शन के बीच 300 मिलीसेकंड का डिले आ जाए तो सिस्टम खतरनाक और बेकार हो जाता है। ये कोई सॉफ्टवेयर बग नहीं है जिसे आप पैच कर सके। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग की एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। जब आप इस दीवार से टकराते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ खराब ही नहीं होता, बल्कि सर्विस का जो कोर प्रॉमिस है वही टूट जाता है। इंटरव्यू में आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस दीवार के पार जाने और स्केल करने का इकलौता तरीका फिजिकल पाथ को छोटा करना है, और एज कंप्यूटिंग का मकसद बिल्कुल यही है। तो आखिर एज कंप्यूटिंग की जरूरत ही क्यों है? इसका मेन मकसद है कंप्यूटेशन को ठीक वहीं पर एग्जीक्यूट करना जहां एक्शन हो रहा है, ताकि हम इंटरनेट के उस हिस्से से बच सके जिसे हम मिडल माइल कहते हैं। ये वेब का वो उलझा हुआ हिस्सा है जहां आपके डेटा पैकेट्स अलग अलग आईएसपी नेटवर्क्स और पियरिंग पॉइंट से होकर गुजरते हैं, जिससे अनप्रिडिक्टेबल जिटर पैदा होता है। लॉजिक को एज पर ले जाकर आप असल में एक शॉर्टकट बना रहे होते हैं। वैसे ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये डेटा रिडक्शन के बारे में भी है। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 1000 इंडस्ट्रियल सेंसर्स लगे हैं, तो आप हर एक ऑल क्लियर हार्टबीट सिग्नल भेजकर अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क को डेटा से भरना नहीं चाहेंगे। आप इन एज नोड्स का इस्तेमाल उस शोर को फिल्टर करने के लिए करते हैं और सिर्फ क्रिटिकल अलर्ट्स ही ऊपर भेजते हैं। अगर आप इसे लागू नहीं करते हैं तो आपका कोर क्लाउड मामूली डेटा से भर जाएगा और आपके नेटवर्क की कॉस्ट आसमान छूने लगेगी। एज कंप्यूटिंग एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और फिल्टर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि भारी काम लोकली हो जाए, ताकि सेंट्रल सिस्टम हजारों रिमोट साइट्स पर होने वाले हर छोटे मोटे इवेंट में उलझे बिना बड़े काम पर फोकस कर सके। प्रैक्टिस में ये सब कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए चलिए कंप्यूट जर्नी को फॉलो करते हैं। इस आर्किटेक्चर में 4 अलग अलग हॉप्स होते हैं। सबसे पहले आता है खुद डिवाइस, जैसे कि एक स्मार्टफोन या कोई आईओटी सेंसर, जो इमीडिएट और लो लेवल टास्क को हैंडल करता है। दूसरा है एज नोड, जो कोई सीडीएन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या 5G टेल्को हब हो सकता है, जो यूजर से बस कुछ ही मील की दूरी पर होता है। तीसरा है रीजनल क्लाउड, जो किसी बड़े शहर के पास बना एक छोटा डेटा सेंटर होता है। और आखिर में आता है कोर सेंट्रलाइज्ड क्लाउड, जहां बड़े बड़े डेटा वेयरहाउस होते हैं। आप यूजर से जितना दूर जाएंगे, लेटेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन वहां आपको ज्यादा कंप्यूट रिसोर्सेज और सस्ता स्टोरेज मिलेगा। अब अगर आपने वर्कलोड को गलत जगह रख दिया, जैसे कि कोर क्लाउड में रियल टाइम फिजिक्स इंजन चलाना, तो सिस्टम लैग करेगा और यूजर्स परेशान हो जाएंगे। इसके उलट अगर आप एक छोटे से एज नोड पर बड़े मशीन लर्निंग ट्रेनिंग जॉब को चलाने की कोशिश करेंगे, तो नोड की मेमोरी खत्म हो जाएगी और वो क्रैश हो जाएगा। एक सॉलिड इंजीनियरिंग जवाब वही है जो बताए कि आप इन चारों लेयर्स को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी टाइम सेंसिटिव लॉजिक को एज पर रखना और भारी डेटा इंटेंसिव प्रोसेसिंग को कोर पर सेट करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि एज कंप्यूटिंग क्लाउड का कोई जनरल रिप्लेसमेंट नहीं है। ये हाई डिमांड वर्कलोड्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल की तरह है। इसे आप एक खास फास्ट लेन मान सकते हैं, जहां एक तरफ बल्क स्टोरेज और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनालिटिक्स के लिए सेंट्रलाइज्ड क्लाउड ही किंग है, वहीं एज वो जगह है जहां रियल टाइम इंटरैक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग सिक्योरिटी के लिए एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को ही ले लीजिए। आप सिर्फ एक दरवाजा खोलने के लिए हाई डेफिनेशन वीडियो को देश के दूसरे कोने में बैठे डेटा सेंटर तक नहीं भेजना चाहेंगे। आप इमेज को एज पर ही प्रोसेस करते हैं, ताकि यूजर को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन अगर आप हर चीज के लिए एज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डेटा कंसिस्टेंसी और हाई कॉस्ट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एज रिसोर्सेज आमतौर पर सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज के मुकाबले ज्यादा महंगे और लिमिटेड होते हैं। इसीलिए एज वहां चमकता है जहां आपके पास लेटेंसी, बैंडविड्थ या ऑटोनॉमी को लेकर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो। जब ये फैक्टर्स मौजूद नहीं होते, तो सेंट्रलाइज्ड क्लाउड ही आमतौर पर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल चॉइस होती है। इस फर्क को अच्छी तरह समझना ही वो चीज है जिसे इंटरव्यूअर्स तब देखते हैं जब वे आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन के बारे में सवाल पूछते हैं। चलिए एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देखते हैं। रियल टाइम गेमिंग। इस दुनिया में लैग सबसे बड़ा दुश्मन है। इमेजिन करिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे किसी मैसिव इवेंट के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अगर कोई गेमिंग कंपनी उस इवेंट के दौरान कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रही है, तो वे ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अलग अलग शहरों के प्लेयर्स को अलग अलग डिले का सामना करना पड़े। हर गेमर के सबसे नजदीकी एज नोड पर प्लेयर इनपुट्स और फिजिक्स कैलकुलेशंस को प्रोसेस करके सिस्टम कॉम्पिटिटिव फेयरनेस पक्का करता है। अगर आप इन सभी मूव्स को एक सेंट्रल सर्वर पर प्रोसेस करेंगे, तो न्यूयॉर्क के प्लेयर को किसी रिमोट लोकेशन वाले प्लेयर के मुकाबले बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर से उसकी दूरी कम है। यहां सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का नतीजा एक टूटा हुआ गेम लूप होगा, जहां इनपुट्स बहुत स्लगिश और अनफेयर महसूस होंगे। एज नोड्स का इस्तेमाल करके आप स्टेट को लोकली सिंक्रोनाइज करते हैं और सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स को ही ग्लोबल लीडर बोर्ड पर पुश करते हैं। ये मैकेनिज्म एक्सपीरियंस को टाइट और रिस्पॉन्सिव रखता है और उस जिटर या डिस्कनेक्ट को रोकता है जो वरना मैथ्स की कॉम्पिटिटिव इंटीग्रिटी को पूरी तरह खराब कर देते। आईओटी और ऑटोनॉमस सिस्टम्स की दुनिया में एज सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक इंडस्ट्रियल रोबोट काम कर रहा है।
अगर कोई इंसान गलती से उसके वर्क जोन में आ जाए तो उस रोबोट को तुरंत रिएक्ट करना होगा। अब अगर उस रोबोट का सेफ्टी लॉजिक किसी क्लाउड कनेक्शन पर टिका है जो शायद अनस्टेबल हो, तो नेटवर्क में एक छोटी सी रुकावट भी किसी बड़े हादसे या गंभीर चोट की वजह बन सकती है। लेकिन अगर हमें सेफ्टी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग को लोकली एक एज गेटवे पर चलाएं, तो इंटरनेट चले जाने पर भी रोबोट मिली सेकंड्स के अंदर खुद को बंद कर सकता है। यही चीज हमें सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी देखने को मिलती है। उन्हें रास्तों को समझने और रुकावटों से बचने की जरूरत तब भी होती है जब वे किसी ऐसी टनल से गुजर रही हों जहां जीरो कनेक्टिविटी हो। अगर आप इन सिस्टम्स को हर छोटे बड़े फैसले के लिए क्लाउड फर्स्ट अप्रोच पर डिजाइन करते हैं, तो आप एक ऐसा कमजोर सिस्टम बना रहे हैं जो कनेक्शन टूटते ही फेल हो जाएगा। एज वो ऑपरेशनल कंटिन्यूटी देता है जिसकी इन हाई स्टेक सिस्टम्स को जरूरत होती है, ताकि नेटवर्क पार्टीशन या हाई लेटेंसी स्पाइक्स के बावजूद वे सही सलामत और फंक्शनल बने रहें। वीडियो एनालिटिक्स और एआई इन्फ्रेंस एक और ऐसा बड़ा एरिया है जहां एज कंप्यूटिंग सब कुछ बदल रही है। मान लीजिए एक रिटेल चेन है जो शेल्फ पर लगे कैमरों के जरिए इन्वेंट्री लेवल्स को ट्रैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। अब अगर वो हजारों 4K वीडियो स्ट्रीम्स को चौबीसों घंटे क्लाउड पर अपलोड करेंगे, तो उनका बैंडविड्थ पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसकी जगह वे लोकल लेवल पर एआई मॉडल्स चलाने के लिए एज अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये नोड्स रॉ वीडियो को प्रोसेस करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी शेल्फ खाली है और फिर सेंट्रल इन्वेंट्री सिस्टम को सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट नोटिफिकेशन भेजते हैं। ये तरीका डेटा एग्रेस कॉस्ट को बहुत कम कर देता है और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड भी नहीं पड़ता। अगर एज नोड फेल भी हो जाए, तो हो सकता है आप कुछ रियल टाइम ट्रैकिंग मिस कर दें, लेकिन आपका पूरा नेटवर्क बेकार के वीडियो डेटा से नहीं भरेगा। इंटरव्यू में आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि एज डेटा थिनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी भारी मात्रा में रॉ और अनरिफाइंड डेटा को लॉन्ग हॉल नेटवर्क पर भेजने से पहले छोटे और काम के इंसाइट्स में बदल देना, जिससे पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। जब आप आर्किटेक्चर चॉइसेस बनाते हैं, तो आप हमेशा परफॉर्मेंस, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लॉजिक को एज पर ले जाना फ्री नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयमेंट टूल्स की जरूरत होती है और अक्सर आपको एज कंप्यूट प्रोवाइडर्स को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपके सामने सवाल ये होगा कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या चीज कहाँ जाएगी। आपको सबसे पहले लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स को देखना होगा। अगर यूजर को 50 मिलीसेकंड से कम में रिस्पॉन्स चाहिए, तो एज ही आपकी इकलौती चॉइस है। फिर डेटा वॉल्यूम को देखें। अगर आप टेराबाइट्स में डेटा जनरेट कर रहे हैं जिसका एनालिसिस दिन में सिर्फ एक बार होना है, तो कोर क्लाउड ज्यादा बेहतर है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग सिंपल CRUD ऑपरेशंस को एज पर डालकर ओवर इंजीनियरिंग कर देते हैं, जिससे बिना किसी असली यूजर बेनिफिट के सिर्फ सिंक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आपको सेंटर से बाहर ले जाए जाने वाले लॉजिक के हर हिस्से को जस्टिफाई करना होगा। अगर आप ये बैलेंस नहीं बना पाते, तो आखिर में आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो या तो यूजर के लिए बहुत स्लो होगा या फिर बिजनेस के लिए मेंटेन करने में बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। खास तौर पर एज वर्कलोड्स का फोकस हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट्स और सेफ्टी क्रिटिकल लॉजिक पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक मॉडर्न वेब ऐप में आप यूआई स्टेट ट्रांजिशन या पर्सनलाइज्ड कंटेंट डिलीवरी को हैंडल करने के लिए एज फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस लॉजिक को एज पर चलाने का मतलब है कि यूजर को ओरिजिनल कंटेंट की वो फ्लैश या झलक नहीं दिखेगी, जो अक्सर तब आती है जब सर्वर ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सा वर्जन दिखाना है। ये सब सीडीएन लेयर पर तुरंत हो जाता है। एज का एक और बेहतरीन यूज केस ऑथेंटिकेशन है। यूजर के सेशन टोकन को एज नोड पर ही वेरीफाई करके आप अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट्स को अपने महंगे बैकएंड सर्वर्स तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को हर एक बॉट और मैलिशियस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं और आपका अटैक सर्फेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए एज आपकी डिफेंस की पहली लाइन है और हाई फ्रीक्वेंसी यूजर इंटरैक्शन में वो इंस्टेंट फील देने का सबसे अच्छा टूल है, जहां हर एक मिलीसेकंड एंगेजमेंट और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत कीमती होता है। दूसरी तरफ सेंट्रलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां काम आता है जहां आपको भारी डेटा स्टोरेज और बड़े पैमाने पर बैच प्रोसेसिंग संभालनी हो। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या किसी बड़े लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के बारे में सोचिए। इन कामों के लिए बहुत ज्यादा सीपीयू और जीपीयू पावर की जरूरत होती है, जो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नोड पर नहीं मिल सकती। सेंट्रलाइज्ड क्लाउड आर्काइवल स्टोरेज और ग्लोबल एनालिटिक्स के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं, जहां आपको पूरी दुनिया के डेटा का एक यूनिफाइड व्यू चाहिए होता है। अगर आप इसे एज पर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हजारों नोड्स के बीच लगातार डेटा सिंक करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा ओवरहेड पैदा होगा और डेटा इनकंसिस्टेंट होने का खतरा भी रहेगा। इन भारी वर्कलोड्स को गलत जगह रखने का नतीजा बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी होगा। आप उस काम के लिए महंगे एज कंप्यूट का पैसा दे रहे होंगे, जो एक स्टैंडर्ड वीएम बहुत कम कीमत में कर सकता है। इंटरव्यू में हमेशा सेंट्रलाइज्ड क्लाउड को सोर्स ऑफ ट्रूथ और उस हेवी लिफ्टर की तरह पेश करें, जो फुर्तीले और फास्ट एक्टिंग एज नोड्स को सपोर्ट करता है। अब चलिए उन असली टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं जो इस सब को मुमकिन बना रही हैं। हम एज एज अ सर्विस मॉडल्स में काफी बढ़त देख रहे हैं, जिससे डिप्लॉयमेंट बहुत आसान हो गया है। यहाँ खिलाड़ियों की 3 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाउडफ्लेयर और फास्टली जैसे प्रोग्रामेबल सीडीएन्स, जो आपको उनके पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पर कोड चलाने की सुविधा देते हैं। दूसरे नंबर पर हैं टेल्को इंटीग्रेटेड जोन्स, जहां AWS या एज्योर जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स सीधे 5G नेटवर्क्स के अंदर सर्वर लगाते हैं।
तीसरी कैटेगरी है फैक्ट्रियों और वेयरहाउस के लिए बने स्पेशलाइज्ड आईओटी एज प्लेटफॉर्म्स की। ये टेक्नोलॉजीज डेवलपर्स को सिर्फ एक कमांड से ग्लोबली कोड डिप्लॉय करने की ताकत देती हैं, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये नहीं समझते कि ये प्लेटफॉर्म्स ट्रैफिक राउटिंग को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका एज कोड असल में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर चल रहा है। सही प्लेटफॉर्म का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वर्कलोड वेब फोकस्ड है या मोबाइल डिवाइस फोकस्ड। अगर आप सही कैटेगरी नहीं चुनते, तो आपके मौजूदा क्लाउड स्टैक के साथ इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है और स्केल करते समय ऑपरेशनल फ्रिक्शन भी बढ़ सकता है। क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स और फास्टली कंप्यूट एट एज जैसे सर्वरलेस एज प्लेटफॉर्म्स वेब परफॉर्मेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इनकी मदद से आप लाइटवेट जावास्क्रिप्ट या रस्ट कोड को सीधे सीडीएन पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पर रन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब टोक्यो में बैठा कोई यूजर किसी पेज की रिक्वेस्ट करता है, तो उसका लॉजिक टोक्यो में ही एग्जीक्यूट होता है, ना कि वर्जीनिया के किसी डेटा सेंटर में। ये कस्टम हेडर्स, लोकलाइज्ड कंटेंट या रियल टाइम इमेज रीसाइजिंग जैसे कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ये एनवायरनमेंट फुल कंटेनर्स के बजाय आइसोलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये मिली सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रेडिशनल सर्वरलेस फंक्शंस वाली कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि इसमें एक ट्रेड ऑफ भी है कि आपको फाइल सिस्टम्स और लंबे समय तक चलने वाले प्रोसेसेस का लिमिटेड एक्सेस ही मिलता है। अगर आप कोई ऐसी भारी इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी चलाने की कोशिश करेंगे जो इन एनवायरनमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फंक्शन टाइम आउट हो जाएगा या मेमोरी लिमिट्स को हिट कर देगा। इंटरव्यू में आप इन प्लेटफॉर्म्स को वेब एक्सपीरियंस के लास्ट माइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस्ट चॉइस के रूप में पेश करेंगे। साथ ही फुल वीएम के मुकाबले इनकी रिसोर्स लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखेंगे। ज्यादा हैवी ड्यूटी हाइब्रिड जरूरतों के लिए हमारे पास AWS वेवलेंथ और Azure एज जोन्स जैसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ये सर्विसेज असल में स्टैंडर्ड क्लाउड वीएम्स और कंटेनर्स को सीधे 5G कैरियर नेटवर्क्स के अंदर ले आती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। एक ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप का उदाहरण लीजिए, जहां डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में असली दुनिया के ऊपर दिखाया जाता है। अगर हम रेंडरिंग लॉजिक को टेल्को हब पर मौजूद AWS वेवलेंथ जोन में होस्ट करते हैं, तो डेटा को पब्लिक इंटरनेट तक जाने के लिए सेल्यूलर नेटवर्क छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे लेटेंसी कम होकर सिंगल डिजिट मिलीसेकंड्स तक आ जाती है। अब देखिए, अगर आप इन स्पेशलाइज्ड जोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सिग्नल पूरे इंटरनेट में घूम कर आएगा और इससे AR ऑब्जेक्ट्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे या लैग होंगे, जिससे यूजर का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। एक इंजीनियर के तौर पर इसका मतलब यह है कि आप उन्हीं डॉकर कंटेनर्स और APIs का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप कोर क्लाउड में करते हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रीम एज पर चला सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस मोबाइल जरूरतों और स्टैंडर्ड क्लाउड डेवलपमेंट वर्कफ्लो के बीच के गैप को भरने का यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। डिप्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट ही वो जगह है जहां एज कंप्यूटिंग वाकई में बहुत ट्रिकी हो जाती है। 3 डेटा सेंटर्स में कोड डिप्लॉय करना एक बात है, लेकिन उसे 3000 एज नोड्स को मैनेज करना बिल्कुल अलग लेवल की चुनौती है। आपको ये पक्का करना पड़ता है कि हर नोड पर आपके लॉजिक का सेम वर्जन चल रहा हो, और उन स्प्लिट ब्रेन सिनारियोज को भी हैंडल करना पड़ता है जो नेटवर्क पार्टीशन के दौरान पैदा होते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करना सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगर कोई यूजर लंदन के किसी एज नोड पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है, तो वो बदलाव सिंगापुर के यूजर को कितनी जल्दी दिखेगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल एसिड डेटाबेस यूज करते हैं, तो सिंक होने की लेटेंसी आपकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह खत्म कर देगी। वहीं अगर आप इवेंचुअली कंसिस्टेंट मॉडल यूज करते हैं, तो हो सकता है यूजर्स को पुराना डेटा दिखाई दे। एक खराब स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का नतीजा ये होता है कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बगी और कंफ्यूजिंग हो जाता है। इंटरव्यू में आपको कॉन्फ्लिक्ट फ्री रेप्लिकेटेड डेटा टाइप्स यानी CRDTs और एज लोकल कैशिंग के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आप स्पीड की जरूरत और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट की हकीकत के बीच एक सही बैलेंस बना सके। सिंक्रोनाइजेशन और डिबगिंग ऑपरेशनल लेवल पर आने वाली आखिरी बड़ी रुकावटें हैं। जब आपका जियोग्राफिक फुटप्रिंट इतना बड़ा हो, तो रियल टाइम में क्या हो रहा है इसे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी एक सर्वर में लॉगिन करके ये नहीं देख सकते कि क्या गड़बड़ हुई है। आपको एक सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग और ट्रेसिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जो हजारों लोकेशन से डेटा इकट्ठा कर सके, और वो भी आपके नेटवर्क पर बिना ज्यादा बोझ डाले। अगर आपके पास मजबूत ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है, तो कोई ऐसा बग जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में आ रहा है, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी एक शहर में लोकल नेटवर्क कंजेशन की समस्या की वजह से ऐसा लग सकता है कि आपका एज नोड फेल हो रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। इससे ट्रबल शूटिंग में काफी दिक्कत आती है और आउटेज लंबे समय तक खिंच सकता है। एक सिस्टम इंजीनियर के तौर पर आपको टेलीमेट्री फर्स्ट अप्रोच के साथ सिस्टम बनाना होगा, ये पक्का करते हुए कि हर एज नोड अपनी हेल्थ और परफॉर्मेंस की रिपोर्ट इस तरह दे जिससे आपको एक ग्लोबल व्यू मिल सके। वरना इतने कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आप बिना कुछ देखे अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। चलिए एक क्लासिक इंटरव्यू डिस्कशन को समझते हैं। एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, क्या हमें परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने के लिए अपना पूरा बैकएंड एज पर मूव कर देना चाहिए? एक जूनियर कैंडिडेट शायद हाँ कह दे, लेकिन एक स्ट्रांग इंजीनियर जानता है कि इसका सही जवाब है सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए जो लेटेंसी सेंसिटिव है। आप समझाएंगा कि लो फ्रीक्वेंसी कर्ड ऑपरेशंस जैसे कि यूजर का बिलिंग एड्रेस अपडेट करना, इन्हें एज पर ले जाने से सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और यूजर को इसका कोई खास फायदा भी नहीं मिलेगा। इसके बजाय आप एक हाइब्रिड अप्रोच सजेस्ट करेंगे। भारी ट्रांजैक्शनल डेटा को कोर में ही रखें, जहां कंसिस्टेंसी मैनेज करना आसान होता है, और सिर्फ परफॉर्मेंस क्रिटिकल हिस्सों को जैसे API गेटवे, ऑथेंटिकेशन चेक्स और रियल टाइम नोटिफिकेशंस एज पर पुश करें।
इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आप परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल ओवरहेड के बीच के ट्रेड ऑफ्स को अच्छी तरह समझते हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि वर्कलोड की स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं, और आप उस एज एवरीथिंग वाले जाल में नहीं फंसते जिससे सिस्टम अनमेंटेनेबल और बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लेसन गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूट है। आपको सिर्फ उन्हीं वर्कलोड्स को एज की तरफ पुश करना चाहिए जो लेटेंसी सेंसिटिव हो या जिनमें बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लगती हो। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें एज पर डाल देंगे तो आप कॉम्प्लेक्सिटी में डूब जाएंगे, और अगर बहुत कम पुश करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसे एक फिल्टर की तरह समझें। एज अभी और लोकल चीजों को संभालता है, जबकि कोर क्लाउड हमेशा और ग्लोबल डेटा को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा को मोशन डिटेक्ट करने और चेहरों को पहचानने का काम एज पर ही करना चाहिए ताकि इंस्टेंट अलर्ट मिल सके। लेकिन उस वीडियो की लॉन्ग टर्म स्टोरेज और रिकॉग्निशन मॉडल्स की ट्रेनिंग कोर क्लाउड में होनी चाहिए, जहां स्टोरेज सस्ता है और कंप्यूट पावर भरपूर है। अगर आप इस बैलेंस को इग्नोर करते हैं तो आपका सिस्टम या तो इतना स्लो होगा कि किसी काम का नहीं रहेगा, या फिर इतना महंगा हो जाएगा कि उसे चलाना मुश्किल होगा। यही सिलेक्टिविटी एक सीनियर सिस्टम डिजाइनर की पहचान है, जिसे पता है कि एक रोबस्ट, स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर बनाने के लिए दोनों दुनियाओं की ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो हमने गहराई से समझ लिया है कि आखिर क्लाउड हमेशा काफी क्यों नहीं होता। हमने शुरुआत की थी लेटेंसी वॉल से, यानी वो फिजिकल लिमिट जहां दूरी की वजह से हाई स्पीड गेमिंग या ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसी चीजें फेल होने लगती हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने कंप्यूट जर्नी के 4 स्टेप्स को मैप किया। डिवाइस से शुरू होकर एज नोड तक जाना, फिर रीजनल क्लाउड और आखिर में कोर तक पहुंचना। इसका पूरा मकसद उस मिडिल माइल को बाईपास करना है। अब भले ही क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स या AWS वेवलेंथ जैसे टूल्स बहुत पावरफुल है, लेकिन एज कंप्यूटिंग को हर चीज के लिए अपना डिफॉल्ट ऑप्शन मत बनाइए। आपको स्पीड के फायदों और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट और सिंक्रोनाइजेशन जैसी इंजीनियरिंग मुश्किलों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। किसी भी इंटरव्यू में आपकी असली स्ट्रेंथ ये दिखाने में है कि आप उस एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी को सही ठहरा सके। भारी काम को सेंट्रल क्लाउड में ही रहने दें और सिर्फ उन्हीं वर्कलोड्स को एज पर भेजें जो वाकई में लेटेंसी सेंसिटिव है। तो हमने देखा कि 50 मिली से कम के लेटेंसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए एज क्यों इतना जरूरी है। किसी भी इंटरव्यू में इस एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह दिखाना होगा कि आप इस 4 स्टॉप जर्नी को अच्छे से समझते हैं: डिवाइस, एज नोड, रीजनल क्लाउड और कोर। उदाहरण के लिए, एक ऑटोनॉमस व्हीकल सिस्टम में आप इमरजेंसी ब्रेकिंग लॉजिक को एज पर चलाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए टेलीमेट्री डेटा को कोर पर भेजेंगे। हर माइक्रो सर्विस को एज पर ले जाने की गलती ना करें। सिंपल CRUD ऑपरेशंस को सेंटर में ही रखें ताकि आप बड़े सिंक नाइटमेयर से बच सके। अगले एपिसोड में हम स्टॉप मूविंग डेटा अक्रॉस द प्लैनेट, डेटा लोकेलिटी के बारे में बात करेंगे, और द हिडन कॉस्ट वेयर परफॉर्मेंस डिसअपियर्स और द लोकेलिटी प्रिंसिपल को समझेंगे। अगर कोई यूजर अलग अलग जियोग्राफिक एज नोड्स के बीच मूव कर रहा है तो आप कोर डेटाबेस को बार बार हिट किए बिना उनके सेशन स्टेट को कैसे हैंडल करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। हैप्पी कोडिंग।